हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी के पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कविता क्या है, किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, एक निबंध है। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो अगर हम इसके रचनाकार की बात करें, इसका रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाओं की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, चिंतामणि, ये किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें, माटी की मूर्तें पतितों के देश में, ये किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, नील देवी, बंदर सभा, बकरी विलाप, ये सभी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम फुलवारी। बालकृष्ण भट्ट की बात करें, नूतन ब्रह्मचारी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। आज की क्लास में आपके एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि अनामदास का पोथा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके रचनाकार कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। अगर हम अनामदास पोथा की बात करें, ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है और ये किसके द्वारा रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाओं की बात करें, हिंदी साहित्य की भूमिका, कई बार एग्जाम में पूछी गई है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, सरस्वती पत्रिका एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है और इसके संपादक कौन रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। तो ये क्या रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक। जयशंकर प्रसाद की बात करें, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कानन कुसुम। प्रेमचंद की बात करें, सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, मंत्र, ईदगाह, ये सभी किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह, महाराणा प्रताप। अगर हम बिहारी की बात करें तो ये राजा जयसिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे, जो कहाँ के नरेश थे, जयपुर के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जयपुर के नरेश राजा जयसिंह के क्या थे, दरबारी कवि। अगर हम बिहारी की बात करें, इनके द्वारा रचित है बिहारी सतसई और बिहारी सतसई से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करते हुए चलना है और ऐसे क्वेश्चनों से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और एग्जामिनर यहाँ पर ऐसे 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आपको बताना है कि सुमेलित कीजिए कौन सी रचना के कौन से रचनाकार हैं। कीर्तिलता, हरिओद, रामचरितमानस, विद्यापति, प्रियप्रवास, तुलसीदास, रसराज, मतीराम। अगर हम कीर्तिलता की बात करें तो कीर्तिलता किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। रामचरितमानस की बात करें तुलसीदास की रचना है। प्रियप्रवास की बात करें हरिओद की रचना है। रसराज की बात करें तो मतीराम की रचना है। अगर हम विद्यापति की बात करें, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। और विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। तुलसीदास की बात करें, कवितावली, दोहावली, गीतावली, सभी किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। अगर हम यहाँ पर देखें, 1 का हमारा क्या है, बी। तो 1 का बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ऐसे भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का बी, इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, आपको बताना है कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। छ,
क, च या झ। बताइए कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो आपको बताने की तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है। तो तालव्य वर्ण की बात करें तो छ भी हमारा तालव्य वर्ण है, च भी और झ भी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा क हमारा क्या है, तालव्य वर्ण नहीं है। च हमारा च वर्ग क्या है, हमारा तालव्य। च वर्ग क्या है हमारा, च वर्ग हमारा क्या है, तालव्य। तालव्य। क वर्ग की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, हमारे 5 वर्ग है जो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, के, टी, एम, डू। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हम क वर्ग की बात करें तो हमारा कंठ, च वर्ग की बात करें हमारा तालव्य, ट वर्ग की बात करें हमारा मूर्धन्य, त वर्ग की बात करें हमारा दंते और प वर्ग की बात करें हम ओष्ठ्य। आप ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ पर सही है। हमारा तालव्य वर्ण नहीं है। क हमारा क्या है, कंठ, कंठ वर्ग है। आप ये भी ध्यान रखते हुए, क वर्ग हमारा क्या है, कंठ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ईद का चांद होना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, छक्के छुड़ाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बताइए तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ईद के चांद की बात करें तो कभी कभी दिखाई देना, क्या है, ईद का चांद होना। छक्के छुड़ाने की बात करें, हिम्मत पस्त कर देना। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात करें तो बहुत पुरानी बात को दोहराना। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। अति महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है, आपको बताना है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास। बताइए किस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो ये सरोज स्मृति कविता से ली गई है, जो किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, ये भी किसकी रचना है, निराला जी की रचना है। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ये और भी बच्चों को ये कंटेंट पहुँच सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द पहचानना है। जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा या जिजीविषा। आपको बताना है कि कौन सा इसमें शब्द सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी हमारा सही है। जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। जिजीविषा के अर्थ की बात करें तो जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा। अगला क्वेश्चन हमारा, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। कहानी, नाटक, उपन्यास या कविता। बताइए आधे अधूरे किस विधा की रचना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो आधे अधूरे क्या है, ये नाटक है। किसके द्वारा रचित है, मोहन राकेश के। मोहन राकेश के द्वारा रचित है आधे अधूरे नाटक। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, लहरों, इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये भी कई बार एग्जाम में इनका पूछा गया है। तो आधे अधूरे किसका नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। और लहरों के राजहंस भी किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको भी ध्यान रखते हुए चलेगा। नोटिफिकेशन शब्द हिंदी का रूपांतरण है। आपको बताना है कि नोटिफिकेशन शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है। टिप्पणी, अधिसूचना, सूचना, सार संक्षेप। ये बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। आपको बताना है कि आपका बंटी उपन्यास
के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती। बताइए आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो ये क्या है? एक उपन्यास है। आपको बताना है ये उपन्यास किसका है, तो ये उपन्यास लिखा गया है मन्नू भंडारी के द्वारा। मन्नू भंडारी की अन्य रचनाओं की बात करें, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। महाभोज, महाभोज। मृदुला गर्ग की बात करें, मिलजुल मन, मिलजुल मन, मृदुला गर्ग। महादेवी वर्मा की बात करें, यामा, यामा, रश्मिरथी, गिल्लू, निहार, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगर हम कृष्णा सोबती की बात करें, जिंदगी नामा, ए लड़की, ये भी किसकी है? कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? हिंदी, प्राकृत, मैथिली या पाली? अगर हम यहाँ पर बात करें, कवि नागार्जुन को जिस कविता के लिए क्या मिला है, जिस कृति के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वे किस भाषा में रचित थी? मैथिली भाषा में रचित थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके लिए, किस रचना के लिए इन्हें मिला है। अगर हम इनकी बात करें तो 1969 में पत्रहीन नग्न गाथा, पत्रहीन नग्न गाथा के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1969 में। किसे? नागार्जुन जी को। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, सतरंगे पंखों वाली, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सतरंगे पंखों वाली, ये भी किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। तो किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में लिखी गई थी। अब ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आपको बताने की प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या निराला? अगर हम प्रकृति के सुकुमार की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनकी रचना की बात करें, कला और बूढ़ा चांद, कितनी बार इनकी एग्जाम में पूछी गई है? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये भी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, इन्हें क्या कहा जाता है? कलाधर के उपनाम से क्या किया करते थे? रचना किया करते थे। महादेव वर्मा की बात करें, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। अगर हम निराला की रचना की बात करें, परिमल, राम की शक्ति पूजा, ये किसकी रचना है? निराला की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। आधा तीतर आधा बटेर का होना का अर्थ बताइए। रंग बिरंगा होना, असंभव कार्य करना, बेमेल तथा बेढंगा होना, बड़ा छोटा होना। बताइए आपको बताने की आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? बेमेल तथा बेढंगा होना। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सी रचना किस रचनाकार की है। बताइए, प्रिय प्रवास जयशंकर प्रसाद, साकेत हरिओद, कामायनी दिनकर, कुरुक्षेत्र मैथिली शरण गुप्त। बताइए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना के रचनाकार कौन है। अगर हम प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ये हरिओद की रचना है। साकेत की बात करें तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी की बात करें जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो दिनकर की रचना है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। तो हमारा पहले का क्या है? हमारे पहले का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना है। तो पहले का हमारा, ये भी हमारा कट गया, ये भी हमारा कट गया है। तो पहले का बी इसमें भी है और इसमें भी है। पहले का बी, 2 का हमारा क्या है? डी। तो ऑप्शन हमारा पहले ही यहाँ पर सही होने वाला है क्योंकि 2 का डी इसी में ही है। तो आप ऐसे भी यहाँ पर अपना समय बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रंथ और उनके ग्रंथकार यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ग्रंथ और उनके ग्रंथकार।
आपको बताना है कि नाट्यशास्त्र धनंजय, दस रूपक वामन, काव्य प्रकाश भरतमुनि, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ के रचनाकार, ग्रंथ किस ग्रंथकार का है। अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है, भरतमुनि, आचार्य भरतमुनि के द्वारा रचित है। दस रूपक की बात करें, दस रूपक आचार्य धनंजय के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, दस रूपक। काव्य प्रकाश की बात करें तो काव्य प्रकाश किसके द्वारा रचित है, आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है। अगर हम अलंकार सूत्र वृत्ति की बात करें तो आचार्य वामन के द्वारा रचित है। तो हमारा पहले का क्या सही है, पहले का हमारा सी, तो पहले का हमारा सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पहले का हमारा सी दो ऑप्शन में सही है। तो हमारा दो का क्या है, हमारा दो का हमारा ए, थ्री का हमारा क्या है डी, और फोर्थ का हमारा क्या है बी। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया। आपको यहाँ पर बताना है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, सदल मिश्र, लल्लूलाल, श्रद्धाराम फिल्लोरी, जयशंकर प्रसाद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसके द्वारा किया गया, श्रद्धाराम फिल्लोरी के द्वारा किया गया। इनकी रचना की बात करें, सत्यामृत प्रवाह, सत्यामृत प्रवाह। सदल मिश्र की बात करें, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। लल्लूलाल की बात करें, प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लूलाल की रचना है। कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। जयशंकर प्रसाद, आंसू लहर, झरना, कामायनी, कानन कुसुम, ये सभी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी की आदि जननी है, आपको बताना है कि हिंदी की आदि जननी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि 1955 में गठित प्रथम क्या थी, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी, बीजी खेर, बीजी पंत, अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बताना है कि 1955 में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग हुआ था उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। अभी भी नोट करते ही चलेगा, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को ये कंटेंट पहुंच सके। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद पाते उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो उन्हें भी जो फ़ायदा मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा हो, हमारे पढ़ाने में कुछ कमी आपको दिखाई दे रही हो, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें और भी सुधार कर सके। तो चलिए अब आते हैं अपने कंटेंट पर। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। भयानक रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, बताइए। तो अगर हम आचार्य भरत मुनि की बात करें, इन्होंने नाट्य शास्त्र में जो प्रयोग नहीं किया है वह किस रस को प्रयोग नहीं किया है, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। इन्होंने कितने रसों की संख्या मानी है, इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताइए, रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। तो इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, किसने, आचार्य भरत मुनि ने। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द। आपको बताना है कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द कौन सा है, दुसाध्य, श्रमसाध्य, असाध्य या साधनहीन, बताइए। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द, तो जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, असाध्य कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। इच्छा, अभिलाषा, आशा, जिज्ञासा। आपको यहाँ पर बताना है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है, जानने की इच्छा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या है, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी या खड़ी बोली। अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो ये तुलसीदास की क्या है, तुलसीदास का क्या रहा है, महाकाव्य। तुलसीदास का क्या है, तुलसीदास का महाकाव्य, जिसकी भाषा क्या थी, ये इन्होंने किस भाषा में लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। और कई बार इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इनकी रचना कौन सी है जो अवधी भाषा में नहीं लिखी गई। तो विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, इनकी विनय पत्रिका की इन्होंने किस भाषा में रचना की है, ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की क्या भाषा थी, ब्रज भाषा। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। तो तुलसीदास का महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस। कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सभी किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। तो जो किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कहानी और कहानीकार का मिलान कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सी कहानी किस कहानीकार की है। पंच परमेश्वर, यशपाल, पर्दा, प्रेमचंद, परिंदे, उदय प्रकाश, पाल गुमरा का स्कूटर, निर्मल वर्मा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सी कहानी किस कहानीकार के द्वारा लिखी गई है। अगर हम पंच परमेश्वर की बात करें तो ये प्रेमचंद की क्या है, कहानी है। पर्दा की बात करें, अति महत्वपूर्ण कहानी रही है यशपाल की। परिंदे की बात करें, परिंदे किसकी है, निर्मल वर्मा की कहानी है। पाल गुमरा का स्कूटर किसकी है, उदय प्रकाश की कहानी है। तो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 का हमारा क्या है, 20 हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। पर्दा 2 की बात करें तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। 3 की बात करें तो 3 में हमारा क्या है, डी। और फोर्थ में हमारा क्या है, सी। तो ऑप्शन हमारा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको बताने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस रचना पर। अगर हम यहाँ पर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये भी किसकी रचना है, दिनकर की रचना है। अति महत्वपूर्ण रचना है इनकी सभी, और कई बार एग्जाम में इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती शरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है संस्कृति के 4 अध्याय। तो किसकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर भी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, हिमतरंगिणी। भगवती शरण वर्मा की बात करें, भगवती शरण वर्मा की चित्रलेखा। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी। अति महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही है, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। अति महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। आपको बताना है कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक। आज की क्लास में आपको नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। अगर हम कल्याण पत्रिका की बात करें, ये एक क्या रही है, धार्मिक पत्रिका रही है, जिसमें आध्यात्मिक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां होती थी। किसमें, कल्याण पत्रिका में। अगर हम इनके संपादक की बात करें, इसके संपादक कौन रहे हैं, राधेश्याम खेमका। तो कल्याण पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका रही है, धार्मिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। देवकीनंदन खत्री, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, रसमीमांसा, चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी किसकी रचना रही है, आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की रचना है। जयशंकर प्रसाद, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ये सभी किसकी रचना है,
जयशंकर प्रसाद की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी वेणु लो गूंजे धरा, ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, ये सभी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वेणु लो गूंजे धरा, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, ये सभी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, लंबोदर या पीला। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अगर हम योग रूढ़ शब्द की बात करें तो हमारा लंबोदर क्या है? इसमें योग रूढ़ शब्द है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। घुड़सवार की बात करें, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास। नाक की बात करें, नाक हमारा क्या है? रूढ़ शब्द। पीला की बात करें, पीला हमारा क्या है? एक प्रकार से विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। जैसे पीला कपड़ा, ये क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है, तो हमारा क्या है? पीला क्या है इसमें? विशेषण। नाक क्या है? हमारा रूढ़ शब्द। घुड़सवार हमारा तत्पुरुष समास। और योग रूढ़ शब्द की बात करें तो लंबोदर हमारा क्या है? यहाँ पर योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा शब्द संज्ञा है। आपको यहाँ पर बताना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें से आपको बताना है कि बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? बताइए। अगर हम बुढ़ापा की बात करें तो बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है? जवानी, ये सभी किस भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द में पदार्थों की अवस्था के गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, में कैसी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें, एक प्रकार की जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पक्षी हो गया हमारा, ठीक है, मनुष्य हो गया, लड़का, लड़की, ये सभी किस में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जो संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या कराए? बोध कराए, वे किस संज्ञा में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मेरठ, ये क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है। हिमालय, ठीक है, हिमालय किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, ये किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा की बात करें, एक ही जाति के वस्तुओं का समूह का बोध होता है। जैसे कक्षा हो गई, टुकड़ी, गुच्छा, ये सभी किस में जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखते चलेगा, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आपको यहाँ पर बताना है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? गाय, लता, दर्शन या लड़का? आपको बताना है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो हमारा दर्शन ऐसा शब्द है जिसका सदैव किस में होता है? सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे दर्शन किए गए, ठीक है। अगर हम गाय की बात करें, गाय भी हमारा बहुवचन बन जाता है। लता, लताएं, लड़का, लड़के, ठीक है, इनसे क्या बहुवचन बन जाता है। लेकिन दर्शन हमारा क्या है? सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यही तक थी हमारी। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी नहीं लगी उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।